दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने जो ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने इसी धमाके की जांच के सिलसिले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो मतलब अब तक एनआईए अपनी जांच में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। ये 7वां आरोपी जो एनआईए ने गिरफ्तार किया, आतंकवादी उमर का मददगार बताया जा रहा है। ये 7वां आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी खबर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। इस पे हम आपको बताने वाले हैं कैसे दिल्ली धमाके से पहले आतंकवादी आदिल गिड़गिड़ा रहा था। आखिरकार आदिल क्यों गिड़गिड़ा रहा था, आपको आगे बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, इसी दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, लाल किले से लगभग 50 किलोमीटर दूर आतंक का तहखाना तैयार किया जा रहा था। एक नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे पहले बात दिल्ली धमाके से जुड़ी ये नई गिरफ्तारी की जो सामने आई है। आतंकवादी उमर का एक और मददगार है जो शिकंजे में आया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी, एनआईए ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद का ही रहने वाला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर था शोएब, ये भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का ये 7वां आरोपी है। शोएब कंपाउंडर के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। शोएब पर आतंकवादी डॉक्टर उमर की मदद करने का आरोप है। धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर को इसी शोएब ने पनाह दी थी। फरीदाबाद का धौज का ही रहने वाला है आरोपी शोएब। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर था शोएब। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, एक और गिरफ्तारी और एनआईए के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हो जाती है। कंपाउंडर उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का जहां पर ये आतंक की नर्सरी पनप रही थी, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के धौज इलाके से। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए की टीम ने धौज इलाके से ही शोएब को गिरफ्तार किया है। और शोएब के ऊपर आरोप है कि जो उमर है, जो ब्लास्ट में मारा गया है, जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले के बाहर, उसका ये साथी था। शोएब ने ही उमर को जो एक कमरा था वो प्रोवाइड कराया था, यानी कि रहने के लिए जगह दी थी। इसके अलावा एनआईए के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि शोएब ने उमर को कुछ लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कराए थे, लेकिन वो क्या लॉजिस्टिक्स थे, क्या ऐसी चीजें थी जो प्रोवाइड कराई थी, उसका पता अभी जो है एनआईए की टीम कर रही है। अभी शोएब को थोड़ी देर बाद यहां पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया जाएगा और एनआईए की टीम उसकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि एनआईए के पास वो तमाम सवाल हैं जो अभी शोएब से पूछे जाने हैं। मसलन ये कि क्या वो मुजम्मिल को, शाहीन को, डॉक्टर आदिल को, क्या इनको भी वो पहले से जानता था या सिर्फ वो उमर का ही साथी था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त जो है एनआईए की टीम ने बनाई है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले की जांच लगातार चल रही थी और एनआईए की टीम जो है वो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना चाहती है और इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ना चाहती है कि आखिरकार कौन कौन से जो लोग हैं वो इस पूरे नेटवर्क के अंदर शामिल थे। जब बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तब इसका नाम सामने आया, उमर को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां हर कड़ी को खंगाल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का फोकस फरीदाबाद के एक ऐसे मदरसे पर भी आकर टिक गया है जिसकी बनावट, जिसकी लोकेशन कई सवाल खड़े कर रही है। ये जो मदरसा है अल फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत नजदीक बनाया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारियां आपको दे देती हूं। करीब 200 गज में ये मदरसा बनाया जा रहा है और इसकी बनावट बिल्कुल अलग सी नजर आती है। इसी वजह से मदरसे को लेकर शक पैदा होता है। दरअसल ये मदरसा जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से 10 फीट नीचे इस मदरसे की दीवारें बनाई जा रही हैं। दीवारों की जो चौड़ाई है वो करीब 5 फीट की रखी गई है। और शक की सबसे बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसियों को पता लगा कि धमाके में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल ने इस भूमिगत मदरसे की फंडिंग की है। हम आपको आगे इसके बारे में और जानकारियां दे देंगे। फरीदाबाद के धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी के बेहद करीब ये मदरसा जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
एबीपी न्यूज की टीम फरीदाबाद में उस जगह पर पहुंची है जहां पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल मदरसा बनवा रहा था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे। जिस छत पर मैं खड़ा हुआ हूं यही वो मदरसा है जिसको बनाया जा रहा था। करीब 200 गज का ये एक प्लॉट है जिसको बनाया जा रहा था, लेकिन मदरसा कहाँ है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मदरसा है वो जमीन से 10 फीट नीचे है। जी हाँ, मदरसा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा था। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था। पहले आप ये दीवार देखिए। अगर आप ये दीवार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार इतनी मोटी दीवार क्यों बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो दीवार है इसकी जो चौड़ाई है वो करीब करीब 5 फीट से ज्यादा की होगी और चारों तरफ इसी तरीके की जो दीवार थी वो बनाई गई थी। तो एक बड़ा ही संदेहास्पद जो स्ट्रक्चर है वो इस बिल्डिंग का बनाया जा रहा था। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो नीचे आपको दिखाते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, आप नीचे मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे। नीचे का जो 10 फीट का जो स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड का, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे जो हैं वो लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो और सामान है अगर आप यहाँ देखेंगे वो रखा हुआ है। ये जो मग हैं वो रखे हुए हैं। चटाई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पर जो चटाइयाँ हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई है, चाहे दीवार के इस तरफ हो या फिर दीवार के इस तरफ भी आपको जो चटाई है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं चटाइयाँ, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आता था। स्ट्रक्चर बड़ा ही अजीब तरीके का जो बनाया गया है। और ये जो बिल्डिंग है इसका रजिस्ट्रेशन जो हमने पता किया है वो मौलवी जो इश्ताक था उसके नाम पर है, यानी कि वो इश्ताक जिसने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था और इसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर है। लेकिन सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये जो मदरसे की फंडिंग है वो मुजम्मिल कर रहा था। इसमें जो मदरसे की फंडिंग थी वो मुजम्मिल कर रहा था। जांच एजेंसियां यहां पर भी पहुंची थी। इस मदरसे की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बनाया गया, क्योंकि पूरे गांव के अंदर इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा। जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है वो नजर नहीं आएगा। इतनी मोटी दीवारें आपको कहीं नजर नहीं आएंगी। तो एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि एक अजीब तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो यहां पर तैयार किया जा रहा था। चारों तरफ आप देखेंगे किस तरीके से, मेरे कैमरामैन रवीश पांडे आपको दिखाएंगे, इतनी जो 5 फीट मोटी जो दीवार है वो आखिरकार क्यों यहां पर बनाई जा रही थी। तो एजेंसीज की जो नजरें हैं वो भी इस स्ट्रक्चर के ऊपर है और ये मदरसा जो है वो अब शक के दायरे में है। तो फरीदाबाद से आप मनोज की ये रिपोर्ट देख रहे थे और मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए सस्पेंस कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये मदरसा और मदरसे का निर्माण चल रहा था, आमतौर पर जो मदरसे होते हैं उनका निर्माण इस तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे ये तो कोई खुफिया जो बिल्डिंग है वो तैयार की जा रही है और कोई इस तरीके की बिल्डिंग तैयार की जा रही है कि जिसके अंदर अगर आप किसी तरीके का कोई धमाका, कोई प्रयोग करें तो उसकी बाहर दुनिया को कानो कान खबर ना हो। इसीलिए जमीन से 10 फीट नीचे ये जो मदरसा बनाया जा रहा था, आतंक की साजिश अब बेनकाब हो रही है। मौलवी इश्तियाक के नाम इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन, ये जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया, कैसे वो इस मदरसे के लिए फंडिंग के काम में लगा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल मदरसे की फंडिंग, मौलवी इश्तियाक के नाम मदरसे का रजिस्ट्रेशन। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, ये आतंक के अड्डे के तौर पर क्या इस मदरसे को तैयार किया जा रहा था? क्योंकि जो रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को आपकी दिखाई उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी खुफिया बंकर की तरह इस जगह को तैयार किया जा रहा था और दुनिया दिखावे के लिए इसको नाम मदरसे का दिया जा रहा था। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं भी बिल्कुल हैरान था जब मैं वहां पर पहुंचा और मैंने पूरे गांव में वहां पर घूमा और गांव में इस तरीके का कोई भी घर या इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे वहां पर नजर नहीं आया। और जब मैं यहां पर पहुंचा और मैंने ये देखा कि जो दीवारों की मोटाई है वो करीब करीब 5 फीट की है और चारों तरफ इसी तरीके की मोटाई जो थी वो दीवार की दी गई थी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। यानी कि इतनी मोटी जो दीवार है उसको रखने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि साउंड प्रूफ बनाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि इतनी मोटी दीवार के बाद अगर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता और नीचे कोई भी गतिविधि अगर आप करेंगे, या तो आप चिल्लाएंगे या कोई और भी प्रयोग करेंगे, तो आवाज बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। उसी तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। यही वजह है कि जो एनआईए की जो टीम थी वो मुजम्मिल को लेकर के सोमवार को
यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी पहुंची थी, जहां पर वो रह रहा था वहां पर पहुंची थी। इसके अलावा यहाँ मदरसे पर भी उसको लेकर के आई थी। जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक इश्ताक ने इस मदरसे को लिया था, इसको खरीदा था। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसकी पूरी पेमेंट अभी जिससे जमीन ली थी उसको नहीं की गई थी। करीब 200 गज के आसपास की जमीन है, पूरी पेमेंट अभी नहीं की गई थी। 14 लाख रुपए में ये जो सौदा था वो तय हुआ था, लेकिन पूरी पेमेंट ना होने के बावजूद इसकी फंडिंग हो रही थी। मुजम्मिल इसकी फंडिंग कर रहा था और एक स्ट्रक्चर अजीब तरीके का तैयार किया जा रहा था। एजेंसीज की नजर इसके ऊपर है। अब ये एजेंसीज ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार यहाँ पर, क्योंकि पंखे भी लगे हुए थे, चटाइयां रखी हुई थी, तो क्या यहाँ पर लोगों को या फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया था या क्या ऐसा काम हो रहा था यहाँ पर, ये जानने की अभी कोशिश एजेंसियां कर रही है। क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर था वो बड़ा अजीब निकल कर के आया। बाकी है क्योंकि ये जिस तरीके की यहाँ पर इमारत बन रही है, उस इमारत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पहली नजर में मदरसे का आभास नहीं होता है, बल्कि किसी खुफिया बंकर का ज्यादा यहाँ पर आभास होता है इस स्ट्रक्चर को देखकर। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर क्यों धमाके से पहले आतंकवादी आदिल गिड़गिड़ा रहा था। दरअसल दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास धमाका हुआ और उससे 2 महीने पहले आरोपी डॉक्टर आदिल की एक चैट सामने आई है, जिसमें वो अस्पताल के अधिकारी से बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, बाकायदा वो गिड़गिड़ा रहा है। 5 सितंबर उसकी ये चैट आपके सामने है। लिखता है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था। इसके बाद फिर अगले दिन 6 सितंबर एक और मैसेज, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब देखिए 7 सितंबर अगले दिन एक और मैसेज, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी। फिर 9 सितंबर, प्लीज कल तक कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। तो कैसे 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये जो चैट सामने आए हैं और इसमें पैसों को लेकर जो गिड़गिड़ा रहा है डॉक्टर आदिल, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, पैसों के लिए इतना गिड़गिड़ा रहा था, इसके पीछे जो जांच हुई है उससे क्या तस्वीर साफ हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो एजेंसीज हैं इस पूरी चैट्स की जांच कर रही हैं और साफ तौर पर आपने देखा 5 सितंबर की चैट है जिसमें वो सैलरी मांग रहा है। उसके बाद 6 सितंबर, 7 सितंबर, फिर 9 सितंबर लगातार वो पैसों की मांग कर रहा है और लगातार ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका, मैं बहुत आभारी रहूँगा, जल्द से जल्द पैसे जो हैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उसमें एक जगह ये भी लिख रहा है कि जो अकाउंट नंबर मैंने पहले आपको दिया था उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट में भी सामने आया था, मुजम्मिल की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी उसमें ये सामने आया था कि इन सब ने मिलकर के 26 लाख रुपए जमा किए थे, जिसमें से 8 लाख रुपए का जो योगदान था वो सिर्फ और सिर्फ आदिल ने किया था। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज ये मानकर चल रही हैं कि पैसों की इनको बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी वजह से जो आदिल था वो लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, क्योंकि इनको जो सामान है वो खरीदना था। सभी ने 26 लाख रुपए जमा किए थे, जिसके अंदर आदिल ने अकेले ने 8 लाख रुपए जो थे वो दिए थे। तो एजेंसीज का यही मानना है कि पैसों की डिमांड इसी वजह से की जा रही थी, क्योंकि जो नेटवर्क है ये अभी से नहीं एक्टिव हुआ था, ये पुराना चल रहा था। ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी सामने आ चुका है कि 2023-24 से जो है इनकी बातचीत इस तरीके से चल रही थी, एक बड़ा मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश हो रही थी। तो यही वजह अभी तक एजेंसी मानकर चल रही है कि जो 26 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए थे वो आदिल ने दिए थे, इसीलिए वो पैसे जो है वो लगातार मांग रहा था। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये आतंक की अलग अलग परतें हैं जो अभी खुलकर सामने आ रही हैं और अभी बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ना बाकी है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर आई, यहाँ के वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खाने और पानी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। छात्रों के हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नाराज छात्रों ने आधी रात को कैंपस में खूब तोड़फोड़ की, वहां खड़े वाहनों और बस को आग के हवाले कर दिया। छात्र आरोप लगा रहे हैं कई स्टूडेंट्स की तबीयत खराब होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही भोजन और पानी की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब है। कुछ छात्रों की जांच के बाद उनमें पीलिया के लक्षण भी पाए गए, जिनका इलाज चल रहा है। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने
छात्रों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो सीहोर की ये वीआईटी यूनिवर्सिटी और यहां पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने, देखिए छात्रों का गुस्सा कितना भड़क गया। खाने की और पानी की गुणवत्ता को लेकर ये छात्रों की नाराजगी थी। छात्रों का आरोप कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई छात्र बीमार पड़ गए, कई छात्रों को पीलिया हो गया, उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था और इसी को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए। कैसे पूरे कैंपस में छात्रों ने तोड़फोड़ की। जो गाड़ियां वहां पर थीं, छात्रों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कई वाहनों में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं तोड़फोड़ वाली, आगजनी वाली। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे की एक रिपोर्ट। वीआईटी कॉलेज में रात में हुए हंगामे के बाद, जो कि पानी और खाने की गुणवत्ता को लेकर के था, जिसकी वजह से कई छात्रों का स्वास्थ्य खराब हुआ। बताया जा रहा है कि पीलिया के सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। अब प्रशासन ने यहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी है और छात्र जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं। आप उनके सामान देख सकते हैं, यहाँ पर ये रखे हुए हैं। कई छात्र हैं जो अब अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ वीआईटी में छात्र पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और अब जबकि ये हंगामा हुआ, जबकि कई गाड़ियाँ फूंक दी गई छात्रों के आक्रोश की वजह से, अब छात्र वापस जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग क्या अब वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं हम। क्या हुआ था यहाँ पर? कुछ नहीं, वो कॉलेज ने बातें छुपाई और बच्चे सहन नहीं कर पाए, से लड़ाई हो गई। फिर मतलब क्या पानी की समस्या है? क्या मेन समस्या क्या थी जिसको लेकर के दिक्कत थी और किस बात को छुपाया कॉलेज ने? वो तो नहीं पता, लेकिन वो ये था कि कुछ डेथ रिलेटेड था, बच्चों की डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, तो बताया नहीं इन्होंने। तो उसलिए फिर इन्होंने क्या किया, बच्चों ने फिर उस चीज़ पे आंदोलन किया और वो चीज़ फिर इतनी रेबल में बदल गई कि कॉलेज से हैंडल नहीं हुई वो चीज़ अभी। तो सीहोर से ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस पूरे मामले पर अब प्रशासन की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है वो भी आपको सुना देते हैं। आप लोग एक पेपर पे किस किस रूम से किस किस बच्चे को समस्या है, क्या वो घर गया है या उसको अस्पताल भेजा है या उसको किसी और प्रकार की कोई समस्या है, प्लीज। अरे भाई वो पेपर आप मुझे दो ना यार। दरअसल ये आप देख रहे थे कि कल रात में जब छात्र गुस्से में थे, आक्रोशित थे, तब वहां पर जो प्रशासनिक टीम पहुंची थी और वो किस तरीके से छात्रों को समझा बुझा रही थी, ये आपने वो सुना है। सीहोर में कल रात जो हंगामा हुआ, इसके बाद कॉलेज में अब 30 नवंबर तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद छात्र इंस्टीट्यूट छोड़कर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। भोपाल के नज़दीक है सीहोर और यहाँ पर ये कैंपस जो बना हुआ है, शुरुआती दिनों से ही ये विवादों में रहा है। एक के बाद एक कई विवाद जो इस कैंपस के साथ जुड़ते रहे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंबुज से किस तरीके से कैंपस लगातार विवादों का कैंपस रहा है और फिर कल रात जो हुआ वो तो अब सबके सामने ही है। अंबुज, अभी वहां पर क्या है स्थिति? जी देखिए रोमाना, बिल्कुल अभी ये जो स्थिति है वो ये है कि जो हंगामा हुआ रात को और बच्चे लगातार खाने और पीने की गुणवत्ता, जो पानी की गुणवत्ता है, उसको लेकर के शिकायत कर रहे थे। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, छात्रों का दावा है कि उनके साथ में जब वो पीट भी हुई और उसी के चलते ये पूरा जो उनका आंदोलन था, जो उनकी शिकायत थी, उग्र हो गई और उसी के चलते छात्रों ने गाड़ियों में आग भी लगा दी। मेस को तोड़फोड़ की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्डिंग है उनमें भी तोड़फोड़ की गई है और इसको लेकर के पुलिस यहाँ पर अब तैनात है। करीब 3 थानों की पुलिस और इसके साथ साथ अलग अलग सुरक्षा के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं और प्रशासन ने, जो इंस्टीट्यूट का प्रशासन है, उसने ये फैसला किया है कि अब जो है वो 30 तारीख तक यहाँ पर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर, करीब 15 से 16 हज़ार छात्र पढ़ते हैं, अब वो अचानक से अपने घरों में जाने को मजबूर हैं, वापस जाने को मजबूर हैं। छात्रों को के पास जो है रिजर्वेशंस नहीं है, लेकिन वो यहाँ से किसी भी तरीके से अब निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की हालात बिगड़ी, जो परिजन हैं छात्रों के वो भी परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं रोमाना कि यहाँ पर देश के कोने कोने
से बच्चे पढ़ने आते हैं और बिल्कुल, लेकिन अब जब फिलहाल अचानक अब से यहाँ पर से छुट्टियां छात्र कर दी वापस गई। जाते हुए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी। बड़ी खबर आ रही है, मशहूर पान मसाला मालिक की बहू की खुदकुशी का मामला। कमला पसंद पान मसाले के मालिक की बहू ने की खुदकुशी। मंगलवार को दीप्ति चौरसिया ने की थी खुदकुशी। आज सफदरजंग अस्पताल में दीप्ति का पोस्टमार्टम होगा। सुसाइड नोट में दीप्ति ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। सुसाइड नोट में लिखा, प्यार में भरोसा नहीं तो जीने की वजह नहीं। तो हाई प्रोफाइल परिवार का है मामला। मशहूर पान मसाला ब्रांड कमला पसंद के मालिक की बहू ने खुदकुशी कर ली है। आज सफदरजंग अस्पताल में दीप्ति का पोस्टमार्टम होगा। दीप्ति चौरसिया ने कल खुदकुशी की और सुसाइड नोट में लिखा था, प्यार में भरोसा नहीं तो जीने की वजह नहीं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? अब तक सुसाइड नोट में यह लिखा गया है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो कमला पसंद और राशन पान मसाला के मालिक हैं कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया का ये फिलहाल जो सुसाइड कॉल है वो पुलिस को 12 बजे मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पे जाके जांच की तो ये देखा कि दीप्ति जो है उन्होंने सुसाइड किया है और इस पूरे मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में अभी तक किसी को आरोपी के तौर पर जो सुसाइड नोट मिला है इनका जिक्र फिलहाल नहीं किया गया है और इसी पूरे मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। जो दीप्ति है उनकी शादी 2010 में कमल किशोर के जो बेटे हैं हरप्रीत चौरसिया से हुई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ये तलाशने में लगी है कि आखिर इसमें समय में शादी अगर हुई है तो आखिर सुसाइड करने के पीछे वजह क्या रही दीप्ति की, किस कारण की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। उनकी जो बॉडी है वो सब बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। खबर से जुड़ी हुई हमारे सहयोगी राकेश की एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक घटना सामने आई खुदकुशी की। एक बड़े गुटखा व्यापारी की बहू ने सुसाइड कर लिया। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। वसंत विहार का ये वही मकान है B56 जहां पर मंगलवार को एक खुदकुशी का मामला जो है वो सामने आया। दिल्ली पुलिस को एक निजी अस्पताल के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है कि एक महिला जो है उसने खुदकुशी करी है, उसको अस्पताल लाया जाया गया। उसके बाद पुलिस की जो टीम है, वसंत विहार थाने की टीम है, वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद मामले की जांच शुरू करी जाती है तो एक सुसाइड नोट जो है वो भी मिलता है। हालांकि इस सुसाइड नोट में किसी को भी जिम्मेदार जो है खुदकुशी के लिए नहीं ठहराया गया है। लेकिन ये वही मकान है जिस मकान में जो है सुसाइड किया गया था। दीप्ति चौरसिया जो मृतक महिला जिनकी पहचान हुई, दीप्ति चौरसिया नाम है और जो यहाँ पर रहती थी उनका बेटा भी यहाँ पर रहता था। लेकिन जिस वक्त वो सुसाइड उन्होंने किया उस समय उनका बेटा यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी है उसको सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया है और डॉक्टरों का एक पैनल है जो आज पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी करी है या कुछ और एंगल था। इसको लेकर ये देखना होगा। पुलिस जो है हर मामले की जो हर तरीके से हर पहलू पर जांच कर रही है और जो घर के लोग हैं उनसे भी बयान जो है पुलिस अब जो है दर्ज करेगी। उसके बाद साफ हो पाएगा कि दीप्ति चौरसिया की इस मौत के पीछे की वजह क्या थी। दिल्ली से राकेश सोनी, एबीपी न्यूज। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुसाइड नोट में दीप्ति ने लिखा था कि प्यार में भरोसा नहीं तो जीने की वजह नहीं। क्या ये सीधे सीधे अपने पति को इशारा करते हुए उन्होंने ये बात लिखी है? क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी जो है जो ससुराल के लोग हैं यानी कि उनके जो पति हैं उनसे, इसके अलावा जो घर में और लोग मौजूद थे उनके ससुर या जो साथ हैं उनसे एक बार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या पति पत्नी के बीच दोनों में कोई मनमुटाव चल रहा था या किसी तरीके से कोई किसी बात को लेकर के झगड़ा था। तो पुलिस का अभी साफ तौर पर ये कहना है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। उसके अलावा एक एक करके सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और बयानों के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस खुदकुशी की वजह। बिल्कुल, परिवार से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।